नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। वाइटल विलेजेस मीन्स महत्वपूर्ण गांव, थ्राइविंग टाउन्स मीन्स संपन्न कस्बे। इसमें चैप्टर में क्या है? प्रभाकर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बच्चा, इसका नाम प्रभाकर है। ये क्या कर रहा है? एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। ब्लैक स्मिथ क्या होता है बेटा? ब्लैक स्मिथ होता है लोहार। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। प्रभाकर बैठ के किसको देख रहा है? लोकल शॉप्स पे लोहारों को देख रहा है। ठीक है। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट। कुछ एक्सेस थी वहाँ पे, कुल्हाड़ी वगैरह, एंड कुछ दांतियाँ जिससे घास वगैरह काटते हैं, वो रेडी फॉर सेल। वो किस लिए रखी थी? वहाँ पे उनको बेचने के लिए रखा गया था। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग। एक बहुत ही चमकीली आग निकल रही थी। एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इन टू शेप। कुछ दो लोग थे जो मेटल को क्या कर रहे थे? मेटल होता है धातु, धातु को क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे और उसे फिर पीट रहे थे ज़ोर ज़ोर से, ताकि वो जो रॉड्स हैं ना लोहे की, उनको शेप में ला लिया जाए, जो भी वो टूल बनाना चाहते हैं उसकी शेप में। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी। बहुत गर्म था वहाँ पे, जहाँ पे आग निकल रही हो। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी वेल्डर वगैरह की शॉप पे जाते हो, वेल्डिंग हो रही है जहाँ पे, वहाँ देखना कि कभी कितनी स्पार्किंग हो रही होती है, तो उससे हीट जनरेट होती है। और साथ में अब जब वो पीटते हैं तो उससे आवाज़ आती है, नॉइस होता है। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग। फिर भी ये कितना था, बहुत अच्छा, मतलब एक थोड़ा अचंभित करके फील, ऐसी अच्छी वाली फीलिंग देता है और खुशी, जैसे लगता है कि देखें क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर का बहुत ही गहरा नाता है आयरन टूल से, है ना। कैसे? देखते हैं अभी, है ना। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम दी आज के समय में आयरन कितना यूज़ होता है। आप देखोगे घर की खिड़कियाँ, घर के दरवाजे, छत पे, ग्रिल्स पे, या घर में और भी आयरन के कितने बर्तन आते हैं, कितनी अलग अलग चीज़ें आती हैं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं आयरन यूज़ होता है, लेकिन हमें इतना इस चीज़ का सीरियस फीलिंग नहीं आती है कभी भी, है ना। थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी ज़िंदगी के हर दिन में हम कोई ना कोई आयरन की ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ आयरन बिगैन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। देखो, हम तो कोई ना कोई अभी इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले हमारे उपमहाद्वीप में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में इसे शुरू किया गया। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स। कुछ बहुत बड़े बड़े कलेक्शंस मिले, इकट्ठे आयरन टूल्स मिले हैं, कुछ हथियार मिले हैं। कहाँ पे? मेगालिथिक बरियल्स। देखो, मेगालिथिक क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथिक मतलब होता है स्टोन। ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स के अंडर जो है वो बरियल होते थे। हमने पढ़ा था ना बरियल्स वगैरह के बारे में। तो वहाँ पे नीचे उन्होंने डेड बॉडी के साथ ये चीज़ें रखी होती थी। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ये। अराउंड 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। हमें सबूत मिलते हैं कि आयरन टूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने लगे थे। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। जो एक्सेस होती हैं ना, कुल्हाड़ियाँ वगैरह, उनका इस्तेमाल किया जाता था जंगलों को साफ करने के लिए। एंड द आयरन प्लोशेयर, और लोहे का जो हल होता है। आज के समय में आप देखोगे खेती बाड़ी में क्या इस्तेमाल होता है? ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। ट्रैक्टर से क्या करते हैं हम? खेती बाड़ी में खुदाई वगैरह करते हैं, कटाई बुआई, बहुत सारे काम करते हैं हम। और भी मशीनें आ गई हैं। वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लोहे ने बहुत मदद किया एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने में। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है? हमारी उपज जो है, जैसे अगर खेत में कितने होते हैं, 2 बोरी अनाज होता है, तो अगर उसको बहुत अच्छे से देखा जाए, क्या पता 2 बोरी से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे इंक्रीज कहते हैं, बढ़ावा। इरीगेशन से भी हो सकता है। लोहे का आविष्कार और इरीगेशन यानी सिंचाई के संसाधन। The kings and the kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. देखो, हम जिन भी बड़े बड़े राज्य या गणराज्य के बारे में पढ़ते हैं, वो इम्पॉसिबल थे जब तक कि किसी भी गांव या गांव के वासियों की उनको सपोर्ट नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, हाँ जी, गांव का इंसान है, गंवार है, देहाती है, इसे क्या पता, कुछ भी नहीं पता होगा, इन्हें तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन बेसिकली हम कहाँ से खा रहे हैं? उन्हीं गाँव के लोगों की मेहनत का कमाया हुआ अनाज हम लोग दुकान से खरीद के खाते हैं। तो ऐसे में हमें कभी भी किसी गांव के इंसान के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं रखना चाहिए। गांव के लोग सिंपल होते हैं, पर वो बुरे नहीं हैं, ना ही वो हमारा कोई नुकसान, किसी का नुकसान कर रहे हैं। तो किसी के बारे में बुरी सोच नहीं रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वाई न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। नए टूल और ट्रांसप्लांटेशन हमने पढ़ा था ना चैप्टर 5 में। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? पैडी, धान की खेती होती थी, जहाँ पे बीजों को एक जगह पे, थोड़ी सी जगह पे इकट्ठा करके लगाया जाता था, फिर उसे निकाल के दूसरी जगह रोपते थे, वहाँ मिट्टी कीचड़ बना के। इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का बढ़ना। ठीक है। इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज।
प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देखो सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फसल को पानी की जितनी ज़रूरत हो उतना देना ज़रूरी है। और वो ज़रूरी नहीं है हर समय पे हमें बारिश उसी समय मिले जब हमें चाहिए खेत में, तो उसके लिए इरिगेशन यानी कि सिंचाई के संसाधन जुटाना बहुत ज़रूरी था। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड, जो भी सिंचाई के लिए उन्होंने काम किया ना कि कैसे कैसे सिंचाई को हम बढ़ा सकते हैं या सिंचाई को प्रॉपर बना सकते हैं, उसके लिए कैनाल यूज़ किए। कैनाल्स होते हैं छोटे छोटे नालियाँ वगैरह बनाना, वेल्स होते हैं कुएँ, टैंक्स, जैसे आप घर में टैंक्स रखते हो ना पानी भरने के लिए, वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, वो सीमेंटेड भी हो सकते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे जिनमें खूब सारा वाटर कलेक्ट होता था, जहाँ से लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलता था। एंड आर्टिफिशियल लेक्स, फिर आर्टिफिशियल क्या होता है, जैसे जो खुद से ना हो, कुछ लेक्स ऐसी होती है ना, लेक क्या होता है, झील होती है, वो ऐसी होती है खुद से बनी होती है, खुद से उनमें पानी होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे खुद इंसान बना के उनमें पानी डलवा देते हैं। इफ़ यू लुक एट द चार्ट, अगर आप चार्ट पे देखोगे, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन। जो इरिगेशन वर्क्स में कुछ कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस हैं तो वो मेंशन करी हुई है यहाँ पे। तो उसको हमने क्या करना है, फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। देखो यहाँ पे ये टेबल जो दिया है ना, हमें दिख रहा है ना ये टेबल, इसको हमने फिल करना है इन पॉइंट्स के साथ। ठीक है, हम देखते हैं पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज एंड पैलेसेस फोर्स। किंग्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए है ना, आर्मीज को बनाए रखने के लिए, महलों में सब कुछ रखने के लिए, बड़े बड़े किलों को बनाने के लिए। दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो किसानों को मांगेंगे टैक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज पॉसिबल विद इरीगेशन। तो उसमें इससे पहले क्या आएगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। ठीक है, अगर उन्हें टैक्सेस लेने हैं, ठीक है, राजा टैक्स लेंगे तो फिर फार्मर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा प्रोडक्शन, ताकि वो टैक्सेस पे कर सकें। तो इसमें ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंक्रीजेस। किससे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, देखो किंग प्रोवाइड करेगा इरिगेशन के लिए क्या, प्लान, मनी और प्लान जो उनको मिली है टैक्स पे करने पे। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, लेबर प्रोवाइड करेंगे। लोग क्या करेंगे, लेबर प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे लोग, लेबर काम करके खुद से, तो लेबर प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, सिक्स में कौन सा आ जाएगा, लेबर प्रोविजन। तो नेक्स्ट इसमें आता है नाइन्थ वाला। तो नाइन्थ में क्या पूछ रहा है, अब सब कुछ हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीजेज, ये सब करने से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सो डज रेवेन्यू, और रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या है फिर, farmers also benefit because crop production is more certain। तो इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और उन्हें भी उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उनकी उम्मीदें भी बढ़ेंगी, उनकी जीवन भी थोड़ा आसान हो जाएगा। Who lived in the villages, अब गाँव में कौन रहते हैं, ठीक है, there were at least 3 different kind of people living in most villages in the southern एंड नॉर्दर्न पार्ट्स। देखो 3 तरह के मेन लोग होते थे, जो साउथ यानी कि दक्षिण भारत और फिर नॉर्दर्न यानी कि उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर और दक्षिण आपको पता है ना, अपना मैप देखिए, ऊपर वाली साइड नॉर्दर्न पोर्शन पड़ता है और नीचे वाला साइड जो है साउदर्न पोर्शन पड़ता है। अब देखो इन तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालार्स। उनको क्या बोलते थे, वेलालार्स, बड़े बड़े लैंड ओनर। अब गाँव में कौन होगा, ज़मीन, या तो ज़मीन पर काम करने वाले या तो ज़मीन रखने वाले। ठीक है, बड़ों को क्या बोलते थे, वेलालार। ठीक है, ये याद रखने शब्द। ऑर्डिनरी प्लोमैन वर नोन एज उझावर। ऑर्डिनरी जो किसान होते थे ना, जो खेती बाड़ी करते थे, तो उनको उझावर बोलते थे। ठीक है, एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स, जो कुछ लैंडलेस लेबरर्स होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो काम करते थे, उन्हें कुछ गुलाम होते थे उनमें से, वर नोन एज कादासियार एंड अदामाई। ये 3 तरह के लोग मेन रहते थे गांव में। पहले बेलालार हो गए, फिर उझावार हो गए, फिर कादासियार और फिर उदायमाई। ठीक है, तो ये साउथ की बात कर रहे हैं हम। अब देखते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका। नॉर्दर्न पार्ट में वही जो हेड होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राम भोजका। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। अगर कोई हेड है गांव का तो उसका ही बेटा हेड बनेगा, फिर उसी का बेटा हेड बनेगा। इस तरह से पोजीशन हेरिडिटरी थी। अभी पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड्स पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होता है पुश्तैनी, खानदानी, जिसको एक खानदान में अगर ये सब है तो उनके आगे जनरेशन में भी चलेगा। ठीक है, द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। जो ग्राम भोजका होता था ना, वो इंसान होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गांव में ज़मीन होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। अक्सर उसके पास क्या होते थे, या तो गुलाम रखे होते थे उन्होंने काम करने के लिए, या फिर वो काम करने वालों, पैसे देके काम करने वालों को बुलाते थे ताकि उनकी ज़मीन पे खेती बाड़ी हो सके। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल, इसके अलावा वो काफ़ी ताकतवर होते थे। द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और उन्हीं लोगों को राजा लोग क्या बोलते थे कि भाई गांव में जो टैक्स कलेक्ट करना है वो कौन करेगा,
ग्राम भोजका ही करेगा। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज, वो कभी कभी जज की तरह यानी कि न्यायाधीश की तरह काम करते थे। अगर गांव में कुछ ऐसा काम हुआ है जो ठीक नहीं है, उसे इंसाफ चाहिए गांव के लोगों को, तो वो किसके पास जाएंगे? ग्राम भोज के पास, ठीक है। एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन, अब पुलिसमैन क्या करते हैं? लोगों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। और कभी कभी कोई गलत हो जाए तो उसमें भी उनकी सहायता करते हैं, तो वो कभी कभी वैसे भी काम किया करते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजाका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, देखो ग्राम भोजाका के अलावा इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी हुआ करते थे, नोन एज गृहपति। उनको क्या बोलते थे? गृहपति। ये दूसरी सेक्शन आ गई, ठीक है, जैसे ऊपर थी वैसे ही। मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉल लैंड ओनर्स, ज़्यादातर उनमें से कौन से थे? स्मॉल लैंड ओनर हुआ करते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वीमेन सच एज द दासा कर्मकारास हु डिड नॉट ओन लैंड। और इसके अलावा गृहपति, इसके अलावा कौन होते थे? कर्मकार और दास। दास कौन होता है? स्लेव। और कर्मकार कौन होते हैं? वो भी काम करने वाले लैंडलेस लेबरर्स ही होते थे। हु डिड नॉट ओन लैंड, उनके पास कोई लैंड नहीं होती थी। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर, दूसरों के खेतों पे काम करके अपनी जीवनी चलाते थे, ठीक है। द मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ। ज़्यादातर गाँव में क्या होता था कि दूसरे कारीगर भी हुआ करते थे, जैसे लोहार हो गया, फिर पॉटर हो गया, बर्तन बनाने वाले मिट्टी के, कारपेंटर हो गया, लकड़ी का काम करने वाला, एंड वीवर हो गया। वीवर कौन हुआ? जो कपड़े बनाते हैं, ठीक है। ये सब लोग हुआ करते थे अक्सर उधर। नाउ देखेंगे द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस। देखो सबसे पहले तमिल में कुछ कंपोजिशन यानी कि कुछ काम, जैसे कुछ जैसे ना पुराणाज लिखे गए, वेदास लिखे गए, इस तरह से तमिल में भी कुछ लिटरेचर लिखा गया है। तो ये क्या है? नोन एज संगम लिटरेचर। इस लिटरेचर को क्या नाम दिया जाता है? संगम। कौन सा लिटरेचर है ये? संगम लिटरेचर, ठीक है। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो। तो इसको कब कंपोज किया गया था? लगभग 2300 साल पहले, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब देखो, दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज, इन टेक्स्ट को संगम बोलते थे। क्यों? कोई पूछे तो बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज, क्योंकि वो असेंबलीज में कंपोज और कंपाइल्ड होती थी, नोन एज संगम्स। उन्हें क्या बोलते थे? संगम्स। जो जिन असेंबली ने मिलकर उन लिटरेचर के काम को पूरा किया था उन्हें संगम बोलते थे। ऑफ द पोएट्स, संगम यानी कि असेंबलीज ऑफ पोएट, मतलब कि उनके संगम, उनके मिलजुल कर काम करने को संगम कहा जाता था। दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। और ये आप देखोगे मैप में ज़रूर देखिएगा कि जो यहाँ पे मैप दिया हुआ ना, सी मैप 7 पेज नंबर 105 पे आप मैप पे देखिएगा ज़रूर मदुरई, क्योंकि मैप पे बहुत ज़्यादा जोर डालना ज़रूरी है। लोकेशंस आती हैं, एग्जाम्स में भी आती हैं, ऐसे भी अगर आपको पता रहेगा तो चीज़ें याद रहती हैं, अगर विजुअल आपके पास होता है तो, ठीक है। द तमिल टर्म्स मैंशनड अबाउ आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो भी ये टर्म्स ऊपर लिखी गई ना, ये सारी संगम लिटरेचर से मिलती हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। किसके बारे में जानना हमें अभी? स्टोरीज, कहानियाँ, ट्रैवलर्स, यात्री जो अक्सर करते थे यात्रा, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग के बारे में। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकास। जातकास के बारे में आपने सुना होगा। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स। और उसके बाद लिखी गई किसके द्वारा? बुद्धिस्ट मंक के द्वारा, और उन्होंने इन्हें संभाल के भी रखा। हियर इज अ पार्ट ऑफ जातका स्टोरी। एक जातक स्टोरी का हिस्सा हम यहाँ पे देखेंगे। विच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच। एक गरीब आदमी कैसे धीरे धीरे अमीर बनता है, ठीक है। अ क्लेवर पुअर मैन, ठीक है, एक बहुत चालाक जो है गरीब आदमी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। एक गरीब और बहुत चालाक आदमी था जो शहर में रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वॉज अ डेड रैट। उसके पास सिर्फ एक क्या था? मरा हुआ चूहा था। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल। और उसने शुरू किससे किया? उसी से शुरू किया, इसे बेचा और एक सिक्के में बेचा एक होटल में जाके, ठीक है, कि होटल में ना खाना बनता है और वहाँ पे चूहे बिल्लियाँ रहते हैं अक्सर। तो ओनर ने अगर कैट रखा होगा, जब होटल में उतने चूहे नहीं मिलेंगे तो मरा हुआ चूहा वो लेके गया और उन लोगों ने अपनी बिल्ली को खिलाया, उन्होंने पैसे दे दिए। देन वन डे, फिर एक दिन क्या होता है? देर वॉज अ स्टॉर्म, एक तूफान आता है। द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेस एंड लीव्स। और जो राजा का बगीचा था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस फैल गई, टहनियाँ और पत्तियाँ फैल गई उस तूफान से, है ना, गंद फैल गया। एंड द गार्डनर वॉज एट अ लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मैस। अब गार्डनर को बड़ी परेशानी हो रही थी कैसे इस गंदगी को साफ किया जाए। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ़ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। उस गरीब यंग आदमी ने उस गार्डनर को बोला कि भाई अगर आप मुझे ये लकड़ी और लीव्स मुझे दे देते हैं तो मैं आपका ये गार्डन साफ करवा सकता हूँ। द गार्डनर अग्रीड एट वंस। उसी समय जो है खुशी खुशी गार्डनर ने मान लिया।
द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग। यंग मैन ने क्या किया, सभी बच्चों को इकट्ठा किया जो आसपास में खेल रहे थे, ठीक है। विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट। उन्हें ऑफर दिया कि मैं जितनी आप लोग स्टिक्स और पत्तियां इकट्ठी करोगे मैं उतनी ही स्वीट्स मिठाइयाँ आप लोगों को दूंगा। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। थोड़े ही समय में, देखते ही देखते फटाफट से क्या हो गया था, ढेर लग गया था सारे कचरे का एक जगह पे और पूरा गार्डन जो है साफ हो गया था। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल। उसी समय जो राजा का बर्तन बनाने वाला था वो किसके लिए ढूंढ रहा था, वो लकड़ी ढूंढ रहा था आग के लिए, हैं, विद विच टू बेक हिज पॉट्स, जिससे वो क्या करता था, अपने बर्तनों को पकाता था। भट्टी में पकाने के बाद बर्तन पक्का हो जाता है, उससे फिर वो जल्दी टूटता नहीं। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। उसने सारा ही वो लकड़ी का ढेर वगैरह ले लिया और उस यंग आदमी को उसे पैसे दे दिए। देखो कैसे कैसे वो धीरे धीरे अपने पैसे बढ़ा रहा है, ठीक है। आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। और जो ये हमारा नौजवान है उसने दूसरे प्लान के बारे में सोचा अभी। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। उसने एक जार लिया, उसमें पानी भर के सिटी गेट के पास, एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर। वहाँ पे 500 घास काटने वाले लोग थे, उन्हें पानी पिलाया। दे वर प्लीज एंड सेड, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा यू हैव डन अस अ गुड टर्न, तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हमें बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो वेन आई नीड योर हेल्प। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा जब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है। ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। फिर उसने एक व्यापारी को अपना दोस्त बना लिया। वन डे, एक दिन क्या होता है, द ट्रेडर टोल्ड हिम, व्यापारी ने उसे बताया, टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस, कि एक घोड़े बेचने वाला 500 घोड़ों के साथ कल आ रहा है हमारे शहर में। हेयरिंग दिस, ये सुनते ही आर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स। वो चला जाता है घास काटने वालों के पास। ये बात सुन के ही सेड प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच। उसने कहा कि मुझे एक एक बंडल हर इंसान दे दो घास का। एंड डू नॉट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, और अपने घास को तब तक नहीं बेचना जब तक मेरा घास बिकता नहीं है। दे अग्रीड, उन्होंने मान लिया। एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास, एक एक ने एक एक बंडल दिया तो 500 बंडल हो गए। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाय ग्रास एनीवेयर एल्स, जब हॉर्स डीलर को कहीं भी घास नहीं मिला, ही परचेज द यंग मैन्स ग्रास, फिर उसने उस लड़के का, उस आदमी का घास खरीद लिया फॉर 1000 कॉइन्स। उसे कितने कॉइन्स दे दिए, 1000 कॉइन्स। उसने कहाँ से शुरू किया था, एक मरे हुए रैट से। सोचो कि बुद्धि अगर सही तरीके से चलाए कोई इंसान तो काम अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ अ पर्सन्स मेंशन इन द स्टोरी। लोगों के ऑक्यूपेशन इस कहानी में कौन कौन मिले हमें, एक तो हमें ग्रास कटर्स मिले, पोअर यंग मैन मिला, फिर उसके बाद हमें कौन मिला, ट्रेडर मिला, हॉर्स डीलर मिला, फिर ग्रास कटर्स मिले। इनके बारे में लिखना, ठीक है। फॉर ईच वन, हर एक के लिए बताओ। ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ओनली इन द सिटी, ओनली इन द विलेज, इन बोथ सिटीज़ एंड विलेजेस। वो लोग कहाँ कहाँ रहते होंगे, या फिर गाँव में या शहर में, या फिर दोनों में, गाँव या शहर, ठीक है। वाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी, क्यों लगता है आपको कि क्यों आया होगा हॉर्स डीलर शहर में। अब कोर्स क्यों आया होगा, घोड़े बेचने के लिए आया होगा। उस समय तो गाड़ियाँ नहीं होती थी, है ना, कोई कार्स नहीं होती थी, कोई बसेज नहीं होती थी, ट्रक्स नहीं होते थे, ट्रेन्स नहीं होती थी, एयरप्लेन नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, है ना। तो ऐसा इसीलिए था। डू यू थिंक वेमेन कुड हैव टेकन अप द ऑक्यूपेशन मेंशन इन द स्टोरी, हाँ क्यों नहीं ले सकती थी, वो ग्रास कटर बन सकती थी, वो पॉटर बन सकती थी, ले सकती थी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और रीज़न दे दो, क्योंकि ये काम मिलजुल के किए जाते थे अक्सर लोगों के द्वारा। वी कैन यूज़ अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज़। कुछ और सबूत हैं हमारे पास जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि कैसी इन लोगों की लाइफ होती होगी। जो आसपास चीज़ें दिखेंगी उसी हिसाब से लाइफ का एस्टिमेट लगाया जा सकता है ना। स्कल्पचर्स, कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स, कुछ स्कल्पचर्स बनाए होते थे ना, मूर्तियाँ कुछ बनाई होती थी, ऐसी आकृतियाँ बनाई होती थी जिनके ऊपर सीन बनाए होते थे जो क्या बताते थे, लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस, गांव और शहर की जिंदगियों के बारे में बताते थे। एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, और जंगलों में जो लोग रहते थे उनके बारे में भी। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग्स, इनमें से बहुत सारे स्कल्पचर्स को रेलिंग डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स दैट वर विजिटेड बाय द पीपल। देखो डेकोरेट करते थे रेलिंग्स को, पिलर्स को, ठीक है। और गेटवेज, बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती थी ना, तो अंदर जाने के लिए गेटवेज बने होते हैं, गेट बने होते थे, उनको सजाया जाता था जहाँ पे लोग अक्सर विजिट करने आया करते थे। अब देखो
Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपदास. जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी ना, वो अक्सर क्या होती थी, वो कैपिटल सिटीज़ होती थी. जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो ये सबसे डेवलप्ड सिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन सेंटर है, गवर्नमेंट है, सब लोग मेन मेन ऑफिसेज हैं. ठीक है, तो इसी तरह से तभी महाजनपद की जो कैपिटल थी वही मेन सिटीज़ भी बनी. हमने उनके बारे में 5th चैप्टर में पढ़ा था. आप रिवीजन के लिए वापस उस चैप्टर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है, एज वी हैड सीन, जैसे हमने देखा है, सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स. इनमें से कुछ सिटीज़ जो हैं वो किससे सराउंडेड होती थी, मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, जो बड़ी बड़ी जो फोर्टिफाइड वॉल्स थी उनसे सराउंडेड होती थी. इन मेनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स. जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, जो इन चीज़ों पे खोज करते हैं कि पुरानी चीज़ों, पुराने बर्तन, पुराना कुछ भी मिले उन्हें, है ना. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रो, क्या होता है, लाइन में लगे हुए बर्तन दिखे इन कैरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. मतलब एक दूसरे के ऊपर बर्तन रखे हुए थे, उस तरह से देखिए उन्होंने. दीज आर नोन एज रिंग वेल्स. उन्हें क्या बोलते थे, रिंग वेल्स बोलते थे. ठीक है, दीज सीम्स टू हैव बीन यूज एज टॉयलेट इन सम केसेस. ऐसा लगता है कि कहीं टॉयलेट का इस्तेमाल किया होता होगा. ये टॉयलेट्स का आकृतियाँ हैं, है ना. एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स, या फिर ड्रेन्स होती थी, या फिर गार्बेज डंप होता है जहाँ पे कचरा आप फेंकते हो, ढेर होते हैं गार्बेज के. गार्बेज कूड़ा हो गया, और डंप्स हो गए, डंप किया जहाँ पे ढेर लगाया. दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज. ये जो रिंग वेल्स है ना, ये अक्सर कहाँ मिलती थी, जहाँ लोगों के घर होते थे, घरों में होती थी. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस. हमारे पास बहुत मुश्किल से कुछ पैलेसेस के रिमेन मिलते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता खास. मार्केट्स, कोई बड़ी मार्केट्स के बारे में नहीं पता चलता. और ऑफ होम्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, या फिर आम लोगों के घर. परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड. शायद अभी हमें कुछ डिस्कवर करना बाकी है. बाय आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुरातत्व विभाग के लोग इस काम को, खुदाई वगैरह को काम करते हैं. ठीक है, अदर्स मेड ऑफ वुड. दूसरे किससे बने होते थे, लकड़ी, मड ब्रिक्स एंड थैच. होता है ना, घास फूस से बना छत, और मड ब्रिक्स से, लकड़ी से बना, फिर कच्ची ईंटों के साथ बना हुआ घर. मे नॉट हैव सर्वाइव्ड. अगर ऐसे घर बने होते होंगे तो उन्हें सर्वाइव नहीं करने, इतना समय तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी, हवा और स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, इनके साथ धीरे धीरे वैनिश होते जाते हैं. अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज इज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स. अब दूसरा हमारे पास एक रास्ता है, या तो फिर हमारे पास कोई फाइंडिंग्स हो, हमें कुछ चीज़ें मिले तब पता चलता है, या फिर किसी ने लिख के रखा उसमें. तो वो कौन करता था, ज़्यादातर सेलर्स होते थे, जो यात्राएं करते थे, एंड ट्रैवलर्स, जो समुद्री यात्राएं करते थे या फिर ज़मीन से यात्रा करते थे, वो लोग आते थे, लिखते थे. वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ अकाउंट है, दैट हैज़ बीन फाउंड वॉज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर. ये मिला तो है, लेकिन हमें इनके राइटर के बारे में कुछ नहीं पता कि किसने लिखा है. ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड. जहाँ जहाँ उन्होंने विजिट किया, वो पोर्ट्स यानी बंदरगाहें, पोर्ट्स होते हैं जहाँ समुंदर के किनारे, जहाँ पे नाव वगैरह लगती हैं, उन्हें पोर्ट्स बोलते हैं. ठीक है, फाइंड बारूच ऑन द मैप 7 पेज नंबर 105. बारूच को हमने ढूंढना है. हमें बोला गया है, सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि वो बारूच को मैप 7 में ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं और मैप पे कहाँ पे है वो, है. एंड देन रीड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी. और उनकी जो सिटी के बारे में उन्होंने बताया है उसे देखना है, पढ़ना है. ये स्टोरी उन्हीं की है. द स्टोरी ऑफ बेरी गाजा. बेरी गाजा द ग्रीक नेम ऑफ भारूच. भारूच का ग्रीक नाम जो है, ग्रीक लोग भारूच को कैसे बुलाया करते थे, बेरी गाजा. द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बेरी गाजा. गल्फ क्या होता है, खाड़ी. तो बेरी गाजा पे, यानी कि भारूच में, गल्फ बहुत गहरा था, खाड़ी बहुत गहरी थी, सॉरी नैरो कम थी, छोटी थी, बिल्कुल पतली. एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट. और वहाँ से वो शिप्स को नेविगेट चलाना बहुत मुश्किल होता है फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी. जो समुंदर से आया करते थे अक्सर, उनके लिए बहुत मुश्किल होता था. ठीक है, शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग. और ये शिप्स को कौन ही चलाता था, जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते थे, बहुत ही निपुण होते थे अपने कार्य में, स्किलफुल होते थे. ठीक है, और वो लोकल फिशरमैन होते थे, उनको अपॉइंट कौन करता था, किंग. तो उन्हीं वही लोग ये काम करते थे. द इम्पोर्ट इनटू बेरी गाजा. बेरी गाजा में जो चीज़ें आती थी बाहर से, वर वाइन, वो क्या था, शराब थी. कॉपर था. कॉपर क्या होता है, तांबा. टिन, कॉपर प्लस जिंक को मिला के टिन बन जाएगा. लेड क्या हो गया, लेड हमारे पास आ गया, कांसा बोलते हैं इसे. कॉरल, टोपैज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. ये सब क्या होते थे, आते थे बेरी गाजा में, यानी भारूच में बाहर से सामान आता था ये. फिर एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन. यहाँ से बाहर क्या भेजा जाता था, बेरी गाजा यानी भारूच से बाहर क्या भेजा जाता था, इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज.
बहुत सारे पौधे होते थे जो हिमालय के होते थे, वो भेजे जाते थे। आइवरी, आइवरी क्या होता है? हाथी के दांत, ठीक है। एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, ठीक है, ये सब चीज़ें बाहर भेजी जाती थी, ठीक है। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग्स, बहुत स्पेशल स्पेशल गिफ्ट्स, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते थे व्यापारी लोग। मर्चेंट कौन होता है? बहुत बड़ा व्यापारी, राजा के लिए लाते थे वो। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, बर्तन किसके? सिल्वर के होते थे ये। सिंगिंग बॉयज़, गाना गाने वाले लड़कों को लाते थे वो गिफ्ट के तौर पे। ब्यूटीफुल विमेन, विमेन को भी देते थे। वाइन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स, अच्छी अच्छी शराब वैरायटी, और उसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम बेरी गाजा, लिस्ट बनानी है। यही जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट की जाती थी एक तरफ वो लिखनी है, एक्सपोर्ट की जाती थी एक तरफ वो लिखनी है। इम्पोर्ट होता है आयात, एक्सपोर्ट होता है निर्यात, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? अंडरलाइन एट लीस्ट 2 थिंग्स दैट वर नॉट इन यूज ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम्स। देखो, इनमें से हमें कुछ 2 चीज़ें जो हैं हमें अंडरलाइन करनी है, जो से कहाँ यूज़ नहीं होती थी? हड़प्पन समय में नहीं यूज़ होती थी। या आप अंडरलाइन करोगे या फिर लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। वाई डू यू थिंक मर्चेंट्स ब्रॉट गिफ्ट फॉर द किंग? आपको क्यों लगता है, आपको लगता है कि क्यों ऐसा होता होगा कि मर्चेंट्स क्यों गिफ्ट लाते होंगे राजा के लिए? क्योंकि वो राजा को खुश करना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें वहाँ पे व्यापार करना है तो राजा खुश होना चाहिए, है ना। पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन द शेप। देखो मैं बताती हूँ आपको, रेक्टेंगल इस तरह से होते हैं, ठीक है। अगर टेढ़ी मेरी लाइन बन रही है उसके लिए सॉरी, बट ऐसे रेक्टेंगुलर की यानी कि 2 ऑपोजिट साइड से होती है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली, ठीक है, इस तरह से। फिर स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर को देखोगे आप, स्क्वायर ऐसा हो गया, ठीक है, जितनी इसकी चारों साइड्स एक इक्वल होंगी, ठीक है। फिर आ गया राउंड, तो राउंड कैसी शेप होती है? ऐसी, ठीक है। ये पूरी राउंड नहीं बनी, हम राउंड भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, राउंड, ये बना राउंड, राउंड इसको बोलते हैं, ठीक है। सर्कल इसको बोलेंगे हम। इस तरह के कॉइन्स होते थे अलग 3 तरह की वैरायटी के। अब देखो, either cut out of metal sheets or made out of flattened metal globule, a small spherical body, ठीक है। या तो वो मेटल के शीट्स को काट के, धातु के शीट्स बनते थे उनको काट के बनाते थे, या फिर एक फ्लैटन यानी कि उसको फ्लैट करने के बाद मेटल को उसके स्फेरिकल शेप दे दी जाती थी, ठीक है। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, जो कॉइन्स थे उन्हें इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, लिखा नहीं जाता था कुछ भी उन पर, बट वर स्टैम्प्ड, उनके ऊपर स्टैम्प लगाते थे, पंच करते थे ज़ोर से, ठीक है। तो विद सिंबल्स, कोई सिंबल होता था, जैसे ये देखो ये सिंबल हैं, कुछ अलग अलग सिंबल दिए हुए, यहाँ पे सिंबल्स हैं कुछ ये, तो ऐसे कॉइन्स होते थे। आज के समय में कितने अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं ना, बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर से बने हुए होते हैं। ये तो बहुत रफ कॉइन्स है ना, इन्हीं को पंचमार्क कॉइन्स बोलते थे। तो सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस, या डाई यूज़ करते थे या फिर पंच कर देते थे उन पे निशानों को। हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, जब निशान पंच करके बनाएंगे तो वो पंच मार्क्ड कॉइन बन जाएंगे। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में ये बहुत सारे कॉइन्स हमें देखने को मिले, ठीक है। एंड रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज CE, देखो बहुत समय तक ये चलते रहे, लगभग शुरुआत की जो कॉमन इरा का समय था तभी पंचमार्क्ड कॉइन चलते थे। अब कॉइन्स होते क्या हैं? यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑन पेज 82। देखो कैसे वेल्थ को मेजर किया जाता है, ये देखो पेज 82 है, कौन सा पेज है ये? हाँ 84 है ना, ये देखो यहाँ पे उस गरीब लड़के की हमने कहानी पढ़ी ना, हाँ ये वाला 82 पे। तो इसी तरह से देखो उसने छोटे से कॉइन्स में, फिर 1000 कॉइन्स में, ऐसे ऐसे करके अपना बिजनेस बढ़ाता गया, है ना। तो ये सब कहानी उसकी थी, ठीक है। नाउ देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कॉइन्स को इकट्ठा किया है इस समय के। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन द यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, सबसे पहले लगभग 500 साल जो कॉइन यूज़ किए गए हैं उन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स ही बोलते थे। सच एज द वन शोन बिलो, जैसे कि ये दिख रहे हैं ना हमें, ये जो मैंने पहले ही आपको दिखा दिए ये वाले कॉइन्स हैं, इसी तरह के कॉइन्स होते थे वो। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान, चीज़ देनी है या लेनी है, कैसे करते होंगे लोग? आजकल तो हम कुछ भी चीज़ शॉप पे जाएंगे खरीदेंगे उसके बदले में पैसे देंगे, पहले ऐसा नहीं हुआ करता। पहले क्या करते थे लोग, या एक चीज़ किसी के पास अगर आटा है तो दूसरे के पास दाल होगी, तो उस तरह से किसी के पास आलू होगा, किसी के पास टमाटर होगा, इस तरह से वो एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे। रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन, एक छोटी सी पोएम है संगम कलेक्शन से, संगम हमने ऊपर पढ़ा था। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, कुछ लोग अपना धान लेके जाते थे या चावल लेके जाते थे, उसके बदले में वो दूसरों से क्या लाते थे? नमक लाते थे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, बड़ी बड़ी
रोड्स को क्रॉस करने के बाद, उनके ऊपर चलने के बाद किस पे बैठते थे वो, बैलगाड़ियों में, थ्रू सैंड्स वाइट और एज मूनलाइट। और वो रेतीले रेगिस्तान में से जैसे जो कैसे दिखता था, जैसे चांदनी रात में सफ़ेद सफ़ेद दिखती हैं, बिल्कुल वैसा ही दिखते थे। टेकिंग होल फैमिलीज, अपना पूरा पूरा परिवार लेके जाते थे। हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, जो अब पीछे रहना नहीं चाहते थे। अगर कुछ लोग घर से जा रहे हैं तो सभी लोगों को लगता था कि हम सभी इकट्ठे जाते थे, जाएं। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी, जैसे ही कुछ लोग सॉल्ट खरीदने के लिए, यानी कि मर्चेंट व्यापारी जो भी हैं, वो जैसे ही जाते थे अपनी जगह को, तो पूरा शहर ही खाली हो जाता था, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ही चले जाते थे। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुली अलॉन्ग द सी कोस्ट। तो हमें पता है कि जो सॉल्ट होता है वो कहाँ पे यूज़ ज़्यादातर मिलता है, समुंदर के किनारे, क्योंकि समुंदर का पानी खारा होता है, वहाँ पे नमक प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने आगे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, गांधी जी ने सॉल्ट यात्रा कैसे की थी, वहाँ से आपको पता चलेगा। वट आर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विद, मर्चेंट्स क्या प्लान कर रहे थे कि किसके साथ एक्सचेंज करते होंगे वो, हैं? तो सॉल्ट किसके साथ, चावलों के साथ एक्सचेंज होता था ना। हाउ आर दे ट्रैवलिंग, कैसे वो ट्रैवल करते थे, सारे के सारे पूरा परिवार चला जाता था किस पे, बुलक कार्ट्स पे बैठ के, अपने बैलगाड़ियों पे बैठ के, पूरा शहर खाली करके। सिटीज़ विद मेनी फंक्शंस, बहुत शहर बड़े ज़्यादा फंक्शन। देखो जो शहर होगा ना, वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, सेकेंडरी काम, टर्शरी काम ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं, और प्राइमरी काम गाँव में होता है पहला, शुरुआत का कोई भी। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन, किसी एक कस्बे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था बहुत सारे कारणों की वजह से। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा। मानो हम एग्जांपल ले लेते हैं मथुरा की, आपको मैप पे ज़रूर से देखना है। ये मैप 7 है, पेज नंबर 105 पे है, हम आगे चल के देखेंगे ज़रूर इसको, पर आपको देखते रहना है हर स्टेप में, अपनी बुक के साथ, बुक को साथ में रख के सुनना है और पढ़ना है। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स, मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करता था लगभग 2500 साल तक। इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ 2 मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे था जहाँ से 2 डायरेक्शन में ट्रेडिंग और ट्रैवलिंग का काम हुआ करता था। कैसे, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। देखो अब हम अगर ये देखो, ये ऐसे करते ना, है ना, ये ईस्ट, थोड़ा रफ बना रही हूँ मैं, सॉरी उसके लिए, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ, ओके। अब नॉर्थ, सॉरी ऐसे बनाना है मैंने, 3 बन गया ये, ठीक है, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये पोर्शन जो है नॉर्थ वेस्ट का आता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये जो बीच में। तो टू द ईस्ट, ईस्ट तो आपको पता है सीधा, फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ सबसे ऊपर, उत्तर, फिर साउथ, दक्षिण। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, देखो शहर के आसो चारों तरफ क्या होता था, फोर्टिफिकेशन, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि दीवार लगा दी जाती थी। एंड सेवरल श्राइन्स, बहुत सारी श्राइन होती थी, रहने के लिए जगह बनाई होती थी, ताकि बाहर के आउटसाइडर लोगों को रहने के लिए प्लेस मिल जाए। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल ऑफ द सिटी, इन द सिटी, जो आसपास के गाँव के किसान थे और साथ में जो पशु पालने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, खाने की सप्लाई करते थे इन शहरों में। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस, मथुरा एक बहुत ही जानी माना शहर माना जाता है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर बनाए जाते थे। अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा, लगभग 2000 साल पहले मथुरा बिकेम सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानाज, जो मथुरा है दूसरी कैपिटल बन जाती है कुशान्स की, अबाउट होम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 9, जिनके बारे में आप 9th चैप्टर में आगे पढ़ोगे। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, ये धार्मिक स्थान भी है। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ा था ना, उनके जो रहने के स्थान, जैसे उनके जो भिक्षुक होते थे, बहुत भिक्षुक होते थे, वो रहते थे, उनकी मोनेस्ट्रीज थी वहाँ पे। जैन श्राइन, जैन्स के जो मंक्स रहते थे उनके लिए भी श्राइन्स थी। एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर अभी भी है, लॉर्ड कृष्णा की पूजा की जाती है वहाँ पे, ठीक है। आपको पता है स्टोरी इसके बारे में कि लॉर्ड कृष्णा की पूजा क्यों की जाती है, अगर किसी को पता है तो येस और नो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन सरफेस पे मिलते हैं, जैसे कि स्टोन स्लैब्स और स्टैच्यूज, है ना, हैव बीन फाउंड इन मथुरा, फाइन। जनरली दीज आर शॉर्ट्स इंस्क्रिप्शन, छोटी छोटी इंस्क्रिप्शन होती थी, छोटी छोटी, मतलब 2-2 लाइन या 4-4 लाइन की बातें लिखी होती थी, रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वेमेन टू मिनिस्ट्रीज एंड श्राइन्स। और इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता था कि जो औरतें और आदमी यहाँ आके गिफ्ट देते थे इन लोगों को, उनके बारे में लिखा जाता था। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, और ये राजा और रानियों के द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। ऑफिसर्स या फिर ऑफिसर्स होते थे वो बनाते थे, या फिर बड़े बड़े व्यापारी होते थे, मर्चेंट्स, वो बनाते थे। एंड क्राफ्ट्स पर्सन, या फिर क्राफ्ट्स पर्सन होते थे जो वो बनाते थे, हु लिव्ड इन द सिटी, जो शहर में रहते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा, एग्जाम्पल के तौर पर जो इंस्क्रिप्शन होती हैं वो मथुरा से। मेंशन गोल्ड स्मिथ, वो किसके बारे में बताती हैं, सुनार के बारे में। ब्लैक स्मिथ, लोहार के बारे में। वीवर्स, कढ़ाई बुनाई करने वाले लोग जो कपड़ा बुनते हैं उनके बारे में। बास्केट मेकर, बास्केट कैसे, मतलब टोकरियाँ बनाते हैं ना, कभी आप लोग अगर कश्मीर गए हो वहाँ देखना, कभी लकड़ी की जैसी बनी होती हैं टोकरियाँ, और भी बहुत जगहों पे लकड़ी की टोकरियाँ मिलती हैं। गारलैंड,
मेकर्स यानी कि फूलों के हार जो बनाया करते हैं अक्सर, है ना, परफ्यूमर्स जो परफ्यूम बनाते हैं, परफ्यूम पता है ना, खुशबू के लिए लोग डाला करते हैं अक्सर। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा, उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो मथुरा में रहते थे। हमने जो ऊपर पढ़ा उन्हीं में से आपको लिस्ट बनानी है। अगर बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हड़प्पन सिटीज़, एक ऑक्यूपेशन को लिस्ट करना है जो हड़प्पन सिटीज़ में प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। ठीक है, इनमें से जो भी हमने ऊपर पढ़े। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, क्राफ्ट्स क्या हैं? वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज फॉर क्राफ्ट्स, हमारे पास कुछ पुरातत्व विभाग के प्रूफ हैं क्राफ्ट्स के बारे में। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जैसे कि पॉटरी बर्तन मिट्टी का, नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इन्हें क्या बोलते थे? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। अब क्यों बोलते थे? इट गेट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। क्यों बोला नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर? क्योंकि ये नॉर्दर्न हिस्से में यानी कि उत्तर वाले भाग में पड़ता है भारत की, इसीलिए। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉर मेनी क्राफ्ट्स में नॉट हैव सर्वाइव्ड, ये हमेशा याद रखना कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सर्वाइव नहीं किए होंगे, क्योंकि ये हज़ारों साल पहले की बात है ना। अगर हज़ारों साल पहले की चीज़ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हमें मिल जाएं। कुछ सड़ गई, कुछ गल गई, कुछ टूट गई, कुछ बिखर गई, मिट्टी के अंदर दब गई, ऐसा करके। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वॉज इम्पॉर्टेंट, तो हम बुक से ये समझ पाते हैं कि जो कपड़ा बनाना था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वहाँ की इंडस्ट्री हुआ करती थी। देयर वर फेमस सेंटर सच एस वाराणसी इन द नॉर्थ, वाराणसी की अभी भी क्या मशहूर है, क्या प्रचलित है वहाँ का? बनारसी साड़ियाँ, ठीक है। एंड मदुरई इन द साउथ, और साउथ में मदुरई नाम का शहर जिसको मैंने आपको बताया था कि मैप में ज़रूर देखो, उसे देखना है एक बार, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर्स, यहाँ पे औरतें और आदमी सभी मिलकर काम किया करते थे, ठीक है। मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज द श्रेणीज, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ना या फिर व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे? उन्होंने अपनी ग्रुप बनाई, एसोसिएशन होती है ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे लोगों के आइडियोलॉजीज सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं। मीन्स कि जैसे क्राफ्ट पर्सन होंगे तो वो क्राफ्ट से ही जुड़ी हुई काम करेंगे, और अगर मर्चेंट्स होंगे तो वो व्यापार का ही काम करेंगे, तो इस तरह से उन्हें एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएशन बनाने वाले लोगों को क्या बोलते थे? श्रेणीज बने। दी श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल, ये जो श्रेणीज होती थी ना, ये क्या करते थे? ट्रेनिंग भी देते थे लोगों को, ठीक है, और रॉ मटेरियल भी देते थे। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और जब वो चीज़ें बन जाती थी, ठीक है, ट्रेनिंग कराते थे लोगों को, उनको रॉ मटेरियल देते थे बनाने के लिए, फिर जब वो बन जाता था फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम किया करते थे, यानी कि एक बिजनेस काइंड बन गया था ये। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और फिर जो श्रेणीज थी ना मर्चेंट्स की, उन्होंने ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, ठीक है, व्यापार को बनाना शुरू किया। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स, जो श्रेणीज होती थी ना वो बैंक के रूप में भी काम करती थी, है ना। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड वेयर रिच मैन एंड वीमेन डिपॉजिटेड मनी। देखो कुछ लोग अमीर होते हैं ना, हर पैसा घर में नहीं रख सकते, अभी भी नहीं रखते ना, चोरी का डर होता है, चोरों का डर होता है, तो लोग क्या करते थे? एक ऐसी सेफ जगह ढूंढते थे जहाँ पे रख सकें, तो वो बैंक बन गए। फिर जब श्रेणी धीरे धीरे बड़ी बड़ी होती गई, बैंक कैसे बनते हैं? कोई ना कोई फंड करता है, कोई ना कोई पैसा डालता है, तो फिर बैंक वैसे ही बनता है। तो वैसे ही शुरुआती बैंकों का शुरू होना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। तो जो ये पैसा लोग देते थे ना, इस पर उनको क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था, उनको इस पर और पैसा मिलता था, और जो वो पैसा इंटरेस्ट का बनता था ना, एक्स्ट्रा पैसा बनता था, तो वो पैसा क्या करते थे? वो या तो फिर कहीं धार्मिक कार्यों में लगाया जाता था, या फिर मोनेस्ट्रीज धार्मिक प्लेसेस को दे दिया जाता था, ठीक है, ताकि धर्म का कार्य भी होता रहे। अब रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, अब देखो स्पिनिंग करना, कताई बुनाई करने के लिए भी कुछ रूल्स थे, है ना। स्कूल में हम जाते हैं तो रूल्स होते हैं ना, कुछ असेंबली करना है, डिसिप्लिन में रहना है, नेल्स काट के जाना है, साफ रहना है, नहा धो के जाना है, बाल को कंघी करके जाना है, ब्रश करके जाना है, ठीक है। तो ये सब इसी तरह से स्पिनिंग और वीविंग के भी रूल हुआ करते थे। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, ये कहाँ से लिए गए हैं? अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। मेंशन इन चैप्टर 7, अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपको पता है कि इसके राइटर कौन है तो इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दे डिस्क्राइब्ड हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पेशल ऑफिशियल। तो उन्होंने बताया कि कैसे स्पिनिंग और वीविंग करी जा सकती थी वर्कशॉप्स में, किसके सुपरविजन में? स्पेशल ऑफिशियल्स के सुपरविजन में। विडोज़ कौन होते हैं? जिनके हस्बैंड नहीं होते। यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, और कुछ जवान औरतें जो डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, किसी की टांग का प्रॉब्लम, बाजू का प्रॉब्लम, हाथ का, आंख का, या कुछ भी हो सकता है ना, डिफरेंटली एबल्ड जो कि नॉर्मल नहीं है, जिनके पूरे ऑर्गन्स नहीं हैं। नन्स कौन होते हैं? जो सन्यासी गर्ल्स होती हैं। तो मदर्स ऑफ द कोर्टिजन्स, या फिर कौन होती थी? जो दरबारी होते थे, उनकी माएँ। रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स,
ऑफ द किंग, कुछ रिटायर होती थी औरतें जो सर्विस में होती थी किंग की, वो women who have retired from services in temple, कुछ औरतें सेवा देती थी मंदिरों में, वो वहाँ से रिटायर होती थी। मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल, उन औरतों को कहाँ इस्तेमाल किया जाता था कि वो वूल को प्रोसेस करती थी, ऊन को प्रोसेसिंग में करती, उसका प्रोसेसिंग करती थी। बार्क, या बार्क होता है छाल, पेड़ की छाल, ठीक है। कॉटन, कॉटन होता है रुआ। हेम्प एंड फ्लैक्स, इनका प्रोसेसिंग के लिए औरतों का इस्तेमाल किया जाता था। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क, उन्हें पेमेंट कैसा होता था, पैसे कैसे मिलते थे, जैसा उनके काम का क्वालिटी होता था और जितना वो करती थी। women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent, अगर कुछ औरतों को घर से बाहर जाने का परमिशन नहीं होता था तो वो अपने घर के नौकर को भेज करके वहाँ से कच्चा माल मंगवा सकती थी जो सुपरिंटेंडेंट होते थे उनसे। एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम, और वही लोग, उन्हीं के सर्वेंट्स उन्हें उनका पूरा काम करके भेज वापस दे देते थे सारा सामान। women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages, और जो लोग जा सकते थे वर्कशॉप में, वो उनको बहुत, डाउन कौन सा समय होता था, जब सूरज उगने से पहले का समय होता है वो, ठीक है, जब कम कम रोशनी होती है सुबह की, उस समय उनको जाना होता था, फिर उनको उसी हिसाब से सैलरी मिलती थी, है ना, पैसे मिलते थे। देयर शुड बी एनफ लाइट टू एग्जामाइन द वर्क, वहाँ पे देखो अब काम कर रहे हैं तो देखने के लिए रोशनी अच्छे से होनी चाहिए थी। इन केस द सुपरिंटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही शुड बी पनिश्ड, देखो अगर सुपरिंटेंडेंट अगर कोई बदतमीजी करता है, किसी भी औरत के साथ बात करता है, उन्हें देखता है या फिर कुछ भी काम के अलावा बात करता है, तो उसे क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर एक औरत काम नहीं करती अपना काम, शी कंप्लीट, तो शी विल हैव टू पे अ फाइन, उसे फाइन देना पड़ता था। यानी जैसे अगर आप स्कूल में लेट हो जाते हो ना, तो फिर आपको फाइन देना पड़ता है, या आपने कुछ भी गलत काम किया, आपने कॉपी कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी ऐसा किया, तो आपको फाइन देना पड़ता था। वैसे ही उनको भी देना पड़ता था अपना काम कंप्लीट ना करने पे। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता था कि उनके जो अंगूठे होते थे उनको काट लिया जाता था अगर वो काम नहीं करती थी तो। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिंटेंडेंट, हमने ऊपर पूरी वुमेन्स के बारे में पढ़ा है, उनकी लिस्ट बनानी है, और उनके वो लिस्ट आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग, क्या आपको लगता है कि औरतों को कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी काम करते हुए, होती होंगी, कभी उनको जल्दी जाना है, अगर काम छूट गया तो डर होता था कि कहीं हमारे अंगूठे ना काट लिए जाएं, फाइन हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों की उनको इनसिक्योरिटी भी होती थी। अगर सुपरिंटेंडेंट के लिए पनिशमेंट रखी है तो इसका मतलब वो बदतमीजी कर भी सकते थे, करते भी होंगे, तो तभी पनिशमेंट रखना पड़ा होगा। अ क्लोजर लुक, अरिका मेडू, अरिका मेडू के ऊपर एक हमने लुक देना है। फाइंड अरिका मेडू इन पुडुचेरी, पुडुचेरी कहाँ पे है, साउथ में है ये, ठीक है, तो वहाँ पे अरिका मेडू ऑन मैप 7 पे ही देखेंगे हम, पेज नंबर 105 पे। और आप लोग अपनी बुक खोल के ये चीज़ें, ये जगह जितनी मैं बता रही हूँ सबको मार्क करके अंडरलाइन करके रखेंगे। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88, ठीक है, तो बॉक्स तो हमने पढ़ा है पेज 88 पे, अभी पढ़ेंगे अगर तो 88 आगे है क्या, नहीं हाँ अभी आगे, तो वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो लगभग, ठीक है, अरिकामेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट। अरिकामेडू कहाँ पे, एक कोस्ट पे, कोस्ट क्या होता है, समुंदर का किनारा। वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, जहाँ पे जो शिप्स होती थी ना, अपना सामान नीचे रखते थे दूर दूर से ला करके, वहाँ पे ही, वहाँ पे उतारते थे वो अपना सामान। अब मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा ब्रिक्स से बना, ईंटों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता था, विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस, उसे वेयर हाउस बोलते थे, आज भी होते हैं वेयर हाउसेज जहाँ पे सामान इकट्ठा करके रखा जाता है। वॉज फाउंड एट द साइट, वहाँ पे ही होता था वो, ठीक है। अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी, वहाँ पे और क्या मिला, बर्तन मिले। फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन ओशन देखना है आपको, कहाँ पे देखना, क्या देखना है, मेडिटेरेनियन ओशन आपको मैप में देखना है। सच एज एम्फोरे टॉल डबल हैंडल जार एंड कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, ये बहुत ही अच्छा एक बड़ा सा जार होता था जिसको क्या बोलते थे, एम्फोरे। एंड स्टैम्प रेड ग्लेज्ड पॉटरी, और स्टैम्प करके ग्लेज वाली लाल कलर की पॉटरी होती थी, बर्तन होते थे, नोन एज एरिटाइन वेयर, उसे उसका नाम क्या था, एरिटाइन वेयर, ठीक है। विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली, एरिटाइन क्यों बोलते थे उसको, क्योंकि एक सिटी का नाम था इटली में जहाँ वो बनती थी। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले, कैसे बनती थी ये, गीली मिट्टी को प्रेस किया जाता था इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, एक स्टैम्प्ड मोल्ड में मोड़ के बनाया जाता था। देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी, दूसरी तरह की पॉटरी भी होती थी विच वाज मेड लोकली, जो
लोकली बनाई जाती थी, अपने ही एरिया में बनाई जाती थी। दो रोमन डिज़ाइंस वर यूज्ड, रोम के डिज़ाइन यूज़ किए जाते थे उस पॉटरी में। रोमन लैंप्स, रोम के लैंप्स, ग्लास वेयर्स एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट। वहाँ पे रोम के से लाए हुए लैंप्स मिले हैं, ग्लास वेयर्स मिले हैं, और कुछ जेम क्या होता है, मोती, है ना, वो मिले हैं साइट पे, ठीक है। अब देखो, स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ्स। ऐसे लगता है कि छोटे छोटे टैंक्स मिले हैं जिनको देख के लगता है कि ये यहाँ पे डाइंग वगैरह का काम ही है। कपड़ों को डाई करते हैं ना, वाइट कपड़ा ले लो, उस पर अलग कलर लगवा दो खुद की मर्जी का। तो उसी तरह से देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे लगता है कि जो सेमी प्रेशियस पत्थर होता है उससे क्या बनता था, बीड्स बनती थी, या फिर ग्लास की बीड्स बनती थी, है ना, मोती होते हैं जो बीड्स हैं। लेट्स द एविडेंस दैट इंडिकेट दैट देयर वाज कांटेक्ट विद रोम। कैसे पता चलता है हमें एविडेंस? जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ की मिली है, कहाँ पे, हमारे कोस्टल एरिया में, अरिका मेडू में। तो लगता है कि रोम से हमारा व्यापार हुआ करता था। तो उन चीज़ों के नाम जो हैं, अगर कोई बच्चा उसको समझ पाया है, अपनी बुक पे अंडरलाइन करेगा, देखेगा, और उसके बाद अगर कमेंट बॉक्स में दिखोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। एल्सवेयर, अब देखो, फाइंड रोम ऑन द मैप 6, पेज नंबर 76 वापस पेज पे जाना है, वहाँ देखना है रोम कहाँ पे है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द यूरोप। ये सबसे पुराने शहरों में से एक है यूरोप में। एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन द गंगा वैली। ये उसी समय डेवलप हुआ था जब हमारे देश में गंगा नदी के किनारे जो शहर बने थे। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। रोम क्या था, कैपिटल थी एक सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक एम्पायर की। वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, जो कहाँ तक फैला हुआ था, यूरोप में। यूरोप पूरा महाद्वीप है। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के महाद्वीप का नॉर्दर्न पार्ट। एंड वेस्ट एशिया, एशिया का वेस्ट वाला पोर्शन। ऑगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पर। ऑगस्टस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। लगभग उन्होंने 2000 साल पहले राज किया है। सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक। उन्हें देखा कि जो रोम है ना, एक ईंटों का शहर है। एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, और इसे बदल दिया किसमें, मार्बल में। मतलब मार्बल जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, चिप्स बोलते हैं, मतलब घरों में क्या नीचे डालते हैं ना, मार्बल, वो वाला। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस। उन्होंने और उनके बाद के जो राजा है, उन्होंने क्या बनाया, मंदिर बनाया, क्योंकि रोम में पूजा होती है देवी देवताओं की। और महल बनाए बड़े बड़े। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्फी थिएटर्स। उन्हें बहुत बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स बनाए। ऊपर अरेना सराउंडेड बाय द टेयर्स ऑफ सीट्स। देखो, खुले मैदान, जगह बनाए जहाँ पे सीट्स बनाई होती थी, वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड ऑफ शोज। जैसे हमारे यहाँ थिएटर होते हैं ना, अभी अभी के टाइम में थिएटर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, अंदर जाके बैठोगे सीट्स पे, वो ओपन थे, मतलब जहाँ पे शो करेंगे लोग, साइड पे नीचे बैठ के लोग आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक बाथ्स, और लोगों के नहाने की भी जगह थी, विद सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वीमेन। और अलग अलग समय रहता था औरतों और आदमियों के नहाने का। वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, जहाँ पे लोग मिलते थे और आराम, मतलब अच्छा फील करते थे। तो ह्यूज एक्विडक्ट्स, चैनल्स टू सप्लाई वाटर वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर इन द सिटी। बहुत सारे ऐसी जगह चैनल्स बनाए गए थे जिससे कि सप्लाई होती थी सिटी में पानी की कमी ना हो जाए, लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी हो जाए, इसके लिए सप्लाई की जाती थी। वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी फॉर द बाथ्स, नहाने के लिए। फाउंटेन एंड टॉयलेट्स, फाउंटेन मतलब कि फुहारे जो होते हैं, आप देखोगे कहीं गार्डन में होंगे, कहीं आप घूमने जाओगे, वहाँ पे लगे होते हैं ऐसी जगहों पे, है ना। या फिर टॉयलेट्स में जो पानी यूज़ होता था उसके लिए भी। वाई डू यू थिंक द एम्पी थिएटर एंड एक्वेडक्ट्स हैव सर्वाइव्ड? क्यों लगता है आपको कि एम्पी थिएटर भी अभी तक बचे हुए हैं और एक्वेडक्ट्स बचे हुए हैं? क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन पक्का था, बेक्ड ब्रिक से हुआ था, उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है, तभी अभी तक हम उसको देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है आज का। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज वर्क के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।